राजस्थान विधिया द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 जिन बातों को प्रचारित करके इस बिल को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबको दूर से बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे लोगों को फ्री होल्ड के पट्टे मिल जाएंगे, ये लाभ हो जाएगा। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय सभी सदस्य जो सदन में विराजमान हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, ये कानून जिस पेचीदगी को लिए हुए है इसको समझ करके मैं सोचता हूँ इसको जल्दी पास करना इतना आवश्यक नहीं है जितना इसकी हर पेचीदगी का हल निकालते हुए स्थानीय संस्थाओं को भी ताकतवर बनाना है और उनको आर्थिक स्थिति से ठीक करना। इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती, लेकिन इस कानून में कई प्रकार की ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनको बिंदुवाइज कर लूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी विस्तृत उसमें अपनी सारी बात कही है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी में आप पास कर सकते हो, लेकिन इसके कारण से जिस भ्रष्टाचार का जन्म होगा और जिस तरह से अधिकारी वर्ग के हाथ में जिस प्रकार की आप डंडा पकड़ा रहे हो और उसके कारण से जो नुकसान होगा उस संस्था का भी नुकसान होगा और हमारी सारी व्यवस्था का बिल्कुल धूसिर हो जाएगी। इसको मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरा कोई आप करोगे न करोगे आप जानो, लेकिन यह कानून जब धरती पर आकर के लागू होगा उस समय आप और हम सब लोगों को याद करेंगे कि उस विधानसभा ने, उन विद्वान साथियों ने, उन जनप्रतिनिधियों ने इस कानून को पास करने के बाद जिस प्रकार के अधिकार इसमें दिए जा रहे हैं वो एक तरह से उस संस्था का अपक्षय करेंगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, जो रिकॉर्ड पर आप इसको रखें, मेरा आपसे निवेदन है। अब आपने इसमें राजस्थान विधि द्वितीय संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 59, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 13 में संशोधन का ये प्रस्ताव है। लगभग इन सभी संस्थाओं में ये सभी प्रकार के कानून किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में आप ये संशोधन लेकर के आ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, अब आपकी जिद हो तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं कल ये कानूनी दृष्टि से भी पेचीदगी में जाएगा। ये आज की तारीख में आप रिकॉर्ड पर रहे। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आप इसमें ये जो धारा अधिनियम के 1956 की धारा 103 क में 103 अध्याय 6 में प्रयोजन के लिए भूमि आबादी की परिभाषा, इसमें क में आपने लिखा है भूमि से निम्नलिखित प्रयोगों में से समस्त या किसी भी स्वर की भूमि अभिप्रेत है। मतलब आपने ये जो 7 प्रकार की ज़मीनें बताई है इनमें से 5 प्रकार की ज़मीन पर आप ये सारे अधिकार इन संस्थाओं को सुपुर्द कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इसको समझने की ज़रूरत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान अधिनियम 3 की धारा 5 खंड के 24 में यथा परिभाषित भूमि, अब इस भूमि का मैं आपको थोड़ा डिटेल पढ़ के सुनाता हूँ। करें ना करें आपकी मर्जी, आप इस बहुमत के आधार पर अपना कानून बनाना चाहे, मैं सोचता हूँ इसको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। भावना से आप भी सहमत, मैं भी सहमत, इन संस्थाओं को सशक्त करें, इसमें भी कोई दोहराई नहीं। लोगों की समस्या का हल करें, इसमें भी किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ ये इतना जल्दी कर लेने से उलझन हो जाएगी। इसको कहीं तो भी प्रवर्तन समिति में सोच कर एक बार इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के बाद इसमें जहाँ जहाँ आपको जो कुछ परिवर्तन आपस की समझाइश है, क्योंकि जो हमारी कमेटी होती है उसमें सभी दलों के लोग होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं, ठीक प्रकार से उसका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद जो सवाल जवाब भी करना होता है अधिकारियों के साथ भी करते हैं और हर एक की भावना को उसको जोड़ते हुए कानून का स्वरूप बनाया जाए तो मैं सोचता हूँ ये संस्थाएं ज़्यादा अधिक अच्छी बनेगी। ये जो धारा 5 की 24 है इसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अनुसार ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग भूमि या चारागाह के लिए पट्टे पर दी जाती है या किसी व्यक्ति द्वारा धारित लीगली है इलीगली है धारित की जाती है, इस अधिनियम के संदर्भ में भूमि है, उसमें ऐसी भूमि की भी सम्मिलित है
जो किसी जोत पर स्थित मकान या बाड़ों के तल की भूमि, मतलब उसमें आपकी जो तल की भूमि का मतलब वो सारी जमीन और जल से ढकी हुई, इसका मतलब नदी नाले सभी ढके हुए नाले जो भूमि सिंचाई के करने या सिंघाड़ा या ऐसे अन्य कोई पैदावार के उपयोग में लाई जा सके। अब वो सिंघाड़ा पैदा करने वाली ज़मीन भी आप अगर ये, मैं सोचता हूँ कि जो गुलाब कोठारी के मुकदमे के कारण से राजस्थान अभी तक जो बचा हुआ था, कम से कम इन ज़मीनों पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं हो, किसी को पट्टा नहीं मिले, किसी प्रकार की खुर्द-बुर्द नहीं हो, इन सब की ज़मीन की सुरक्षा हो, चारागाह की हो। आप इन सब नियमों की धज्जियां उड़ाकर आप इस कानून को ला रहे हो। कृपा करके संतोष से सोच लेना कि इसके बारे में न्यायालय के द्वारा भी हम इस कानून को टिका पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सारा का सारा अभी जुम्मी है। दूसरा इसमें है आपका पॉइंट, ये दूसरी तो आपने छोड़ी है सरकारी भूमि वाली। तीसरा में लिया ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी सार्वजनिक प्रयोजन, ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन जैसे सड़क या मार्ग के रूप में होता है, जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात, मतलब ये जो अधिनियम है अगर ये 1956 से लागू हुआ तो 1956 से इस प्रकार की ज़मीन जो है ना वो यूआईटी में वेस्ट हो जाएगी। अगर 2009 का कानून है तो 2009 से वेस्ट हो जाएगी। जो मैंने ऊपर पढ़े थे, कौन सा किस नगरपालिका का हमने या यूआईटी का कानून कब बनाया था, तब से लेकर के ये सारी ज़मीन उसमें वेस्ट कर जाएगी यूआईटी में, और वो फिर मन चाहे जैसा जिसको कह रहे हैं ना फ्री होल्ड पट्टा, ये जो एक आकर्षण फ्री होल्ड, ये जो लूटखोरी, ये इसमें से निकल करके आएगी। आज नहीं तो 5 साल बाद राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति आपको और मुझको याद जरूर करेगा कि कैसे विद्वान साथियों ने बैठ करके इस कानून को बिना विचार किए केवल अपने बहुमत का एक जोश जो चढ़ा हुआ है और मैं ये कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, प्रार्थना है आपकी इस पर ध्यान दीजिए। संबंधित किसी कार्रवाई के दौरान अन्यथा सरकारी भूमि या किसी स्थानीय प्राधिकारी की भूमि के रूप में सर्वेक्षित तथा अभिलिखित की गई, ये सारी भूमि इसमें आ गई। फिर इसमें तीसरी भूमि है समाज के, थोड़ा सा गौर करना बंधुओं, समाज के उपयोग के लिए यथापूर्वक सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलिखित भूमि जैसे गोचर, शमशान या कब्रिस्तान, ये सारी भूमि भी वेस्ट हो जाएगी यूआईटी के अंदर। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट, अंतरण द्वारा अथवा अन्यथा प्राप्त की गई भूमि जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के कब्जे में है, वो भी इसमें आ जाएगी। फिर आपका है इसमें खंड 3 के खंड 1 में यथा परिभाषित, ये नुजुल संपत्ति को आपने छोड़ा है। इसके बाद ये जो 7वां है, किसी स्थानीय प्राधिकारी के निहित आबादी क्षेत्र को भूमि या धारा 92 के अधीन विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित और अलग रखी गई भूमि और उसमें ऐसे भूमि से तथा बृहद चीज़ों के संबंध किसी भी चीज़ के स्थानीय रूप से आबद्ध चीज़ों के होने वाले फायदे सम्मिलित हैं। ये सारी ज़मीन है ना इस कानून बनने के बाद यूआईटी में वेस्ट हो जाएगी और यूआईटी में एक तरह से वो अपना फ्री होल्ड जो है ना वो देगी। मैंने आपको नीचे पढ़ कर बताया था वो कौन सी भूमि है आपकी। अब इसमें से जो आपको लगेगा, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 43 को हटाकर जो नई धारा प्रस्तावित की जा रही है तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में जो नई धारा 68 का अंतर स्थापित की है, उसकी भाषा लगभग एक सी है। इन दोनों संशोधनों के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में वर्णित 7 श्रेणियों जो मैंने बताई थी, इसमें 5 श्रेणियों पर यह लागू होगा, 2 पे नहीं। में से 5 श्रेणी की इस भूमि जो न्यास अथवा नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में स्थित है को इन संस्थाओं में उनकी स्थापना कब से ये चली जाएगी, उनकी स्थापना जब से हुई कि दिनांक से निहित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ये सारी ज़मीनें जो मैंने ऊपर आपको 5 प्रकार की बताई, ये सब इन संस्थाओं में
उस समय से जब से इनके कानून बने हैं तब से इनके में निहित हो जाए। किसी कानून को भूत लक्षित प्रभाव से लागू करना अच्छा कानून नहीं कहा जाता है। मैं सोचता हूँ आज की तारीख से आप इस बात को लागू करें वो तो समझ में आ सकता है, लेकिन 1956 से या 2009 से जिसका किसी यूआईटी का कानून बना हुआ, जेडीए का बना हुआ, उस समय से ये सारी ज़मीन जो मैंने 5 प्रकार की बताई ये सारी उस संस्था में वेस्ट हो जाएगी और वो फ्री होल्ड का पट्टा जारी करेंगे। मैं सोचता हूँ इससे कई कानूनी विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती है और जन विरोध भी हो सकता है। प्रस्तावित संशोधन में भू राजस्व अधिनियम की धारा 103 में वर्णित विभिन्न श्रेणियों के भूमियों में से खंड क के उपखंड 2 एवं नजूल भूमि को छोड़कर, मैंने कहा ना 2 भूमि को आपने छोड़ा है, शेष सभी श्रेणियों की भूमियां नगरपालिका में न्यास के निहित होना माना है। धारा 103 के खंड क उपखंड 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के खंड 24 में परिभाषित भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। मैं सोचता हूँ ये सारा आपने जो जिन जमीनों का अधिकार आप उनको दे रहे हो और वो भी तब से दे रहे हो जब से उस संस्था की स्थापना हुई है, तो ये कानून किस रूप में और कहाँ तक इसका असर होगा इसके बारे में आप एक बार इसके बारे में विचार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा इतना आपसे आग्रह है। आप इसी तरह से मैं मंत्री महोदय, मैं सोचता हूँ आपके मन में भावना ठीक है, अच्छी है, बुरी है, ये तो ईश्वर जाने, पर मैं इससे कारण से कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ेंगे और इसके कारण से इन सारी संस्थाओं की बहुत बड़ी दुर्गति होने की स्थिति मुझे दिख रही है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। फिर आपने इसमें एक संशोधित विधेयक 2021 की 5 अलग संशोधित की गई नई धारा प्रस्तावित करते हुए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 59 धारा 60 ग जयपुर विकास पर ये सारा है, प्राधिकरण के 82 की धारा 54 अ जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 50 ख राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 क और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 2013 की धारा 50 ग संशोधित कई नई धारा जोड़ने का प्रावधान किया जाता है, जिसके अनुसार ये है। अब इसमें आपने क्या है, कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा निर्धारित करता है तो वह भी न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा नगरपालिका से संपूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि को अपने अधिकारों का न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा नगरपालिका के पक्ष में सरेंडर, मतलब वो चाहे उसके पास अधिकारी लीगल है चाहे उसके पास नहीं है, ये सारी ज़मीन जो मैंने आपको जिन श्रेणी की बताई ये सारी जैसे ही सरेंडर करेगा, सरेंडर करने के बाद सब अधिकार उस नगरपालिका, यूआईटी या जेडीए या जो संस्थाएं हैं उनके पास ये सारी ज़मीन चली जाएगी और उसके बाद फ्री होल्ड का पट्टा। तो ये जो भू माफिया जो इस प्रकार के रिकॉर्डों की हेराफेरी करके अपना अधिकार जमा करके जो बैठे हुए लोग हैं उनको आप एक तरह से तस्करी में रख करके इन ज़मीनों का अधिकार देने का ये कानून पास करें। कृपा करके तो जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 5 दिन बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, अगले सत्र में हो जाएगा, कौन सी आफत पड़ जाएगी। कम से कम कोई कानून हम बनाएं तो वो प्रदेश के हित में हो, संस्था के हित में हो और जो वास्तव में हो उसके हिसाब से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो आपकी जो इच्छा विचारणी है कि न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा नगरपालिका अन्य विधि से प्राप्त पट्टों का भी समर्पण कराकर अपने स्तर पर पट्टा दे सकता है सरेंडर करने के बाद। अन्य विधि से दिए पट्टे में क्या शर्त है, क्या उस विभाग की सहमति के बिना ही ऐसा किया जा सकता है, यह विस्तृत। आप एक तरह से कुछ ऐसी ज़मीनें भी जो किसी ने मान लो किसी पुराने ज़माने में पट्टा दिया है, किसी राजा के द्वारा मिला है, किसी पंचायत के द्वारा मिला है या और किसी अधिकार से किसी को जो ज़मीन मिली है, उन सब ज़मीनों का भी इस कानून के बाद, और कई ज़मीनें तो जो आपकी सेटलमेंट के द्वारा और जो राजा महाराजाओं की जो ज़मीनें हैं
जो राजा महाराजाओं की ज़मीनें अभी तक भी आपका उस केसेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे इस तरह से जाकर के ये पट्टे लेने की स्थिति में आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि अगर संभव हो सकता है तो विचार करना चाहिए है, और अगर नहीं तो आपकी जैसी इच्छा आप जवाब करो, पर लोग हमारे इस कानून को पास करने के बाद हम सबको याद जरूर रखेंगे। अब एक तीसरा और आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं धारा 7 में घ में, लिखित अनुज्ञा या अपेक्षित नहीं होगी जहां किसी व्यक्ति की उपधारा 1 के अधीन 250 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्र पर निर्माण के लिए आवेदन किया हो। प्रस्ताव प्रथम तल तक एकल आवासीय इकाई के सनिर्माण के लिए हो और भवन में कुल ऊंचाई, छत की मोटाई और उसके बारे में हो। उसमें जो आप चेंजेस कर रहे हो, उस चेंजेस से जो मुझे असर लग रहा है उसका ये परिणाम निकलेगा। धारा 154 नगरपालिका अधिनियम 1959 की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि किसी भी नगरपालिका की सीमा के भीतर नया भवन निर्मित करने, भवन को पुनर्निर्मित अथवा परिवर्धन करने का आशय रखने वाला कोई भी व्यक्ति उपधारा 2 के वर्णित दस्तावेजों के साथ नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मतलब यह है कि ये जो उसका अधिकार आप जो दे रहे हो, इसमें 194 की उपधारा 7 में खंड ग में विद्यमान प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि जिन मामलों में भवन निर्माण के पूर्व नगरपालिका से अनुमति लेना आवश्यक नहीं, जबकि प्रस्तावित संशोधन में यह स्पष्टता समाप्त करते हुए भवन निर्माण उपविधियां, जो भी नियम आप बनाओगे वो पुरानी सब बातें खत्म है, और ये नियम कौन बनाएगा? ये ही अधिकारी बनाएंगे, और उस अधिकारी के आधार पर जो नियम बनेंगे उस नियम के तहत इन सारी ज़मीनों के पट्टे दिए जा सकेंगे। मैं सोचता हूँ आप ये जिस प्रकार का, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इन कानून को और इसकी पेचीदगियाँ जो हमें समझ में आई, हो सकता है कहीं हम समझने में कमी रही होगी तो हम समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कानून को इतना जल्दी में पास करने के बनस्पत इसको हमारी जो कमेटी है उस कमेटी को दे करके एक बार इसको थोरोली एक एक बिंदु पर ठीक प्रकार से डिस्कशन करके उसमें पक्ष विपक्ष और सभी प्रकार के लोग उस कमेटी में रहते हैं, वो कमेटी इस पर विचार करके फिर से अपनी रिपोर्ट बनाकर इस हाउस में रखें और हाउस इसको पास करेगा। तो मैं सोचता हूँ ये राजस्थान के हित में होगा, जनता के हित में होगा, संस्था के हित में होगा। केवल और केवल ये है कि हम इसके आधार पर जो कानून बना रहे उससे इन सारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क पहले से ही है, और अब आप इनको ऐसा उस्तरा दे रहे हो कि ये बिना ही साबुन के जनता की जो जिस प्रकार से गढ़ाई होगी उसके बारे में मैं आज कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे रखना। मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मैंने कहा पर रिकॉर्ड इस पर रहेगा। इस प्रकार के कानून बना करके हम इन संस्थाओं को मान और सम्मान नहीं दे रहे, बल्कि इन संस्थाओं को बिगाड़ने का एक रास्ता हम दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ कानून में आवश्यक आपको लगता है कि इसको कौन सा दिया जाए, कैसा दिया जाए, आप दे सकते हो, कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सब लोगों के विचार करने के बाद अगर इस कानून को पास करेंगे तो उचित होगा। बाकी ये निश्चित रूप से घातक कानून के रूप में हम पेश कर रहे हैं, इतना मेरा आपसे निवेदन है। श्री जोगेश्वर गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय।